नमस्कार विद्यार्थियों, आज विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के बारे में बातचीत करते हुए इस कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे दृश्य श्रव्य माध्यमों में लेखन और साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों के लिए लेखन। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बातचीत करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि दृश्य श्रव्य माध्यम हैं क्या, कौन है दृश्य श्रव्य माध्यम। यानी जो बोलती तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, यानी जिसको हम ऑडियो विजुअल माध्यम कहते हैं, उन बोलती तस्वीरों के माध्यम के रूप में जैसा आप सब जानते हैं आपके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होता है, वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न के साथ साथ सिनेमा, ये सारे माध्यम दरअसल दृश्य श्रव्य माध्यम हैं। और ये दृश्य श्रव्य माध्यमों की एक जो सबसे खासियत है या जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, यानी जो विजुअल की ताकत है, जो दृश्य की ताकत है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहा भी जाता है कि जो आपके सामने दिखता है उससे बड़ी सच्चाई और कुछ नहीं होती। हालांकि ये भी सच है कि जो दिखता है वही आखिरी सत्य नहीं होता, उसके पीछे की भी कहानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो तस्वीरों की ताकत है वो एक तरह से हमारा समाज, हम सब लोग तस्वीरों की ताकत में भरोसा करते हैं। तस्वीरों का मतलब यह है कि चीज़ों को इस रूप में देखना जैसे वो हो रही हैं या जैसे वो हुई हैं। तो एक तरह से तस्वीरों की बहुत गहरी ताकत है। और जो टेलीविज़न है या सिनेमा है वो ऐसे माध्यम है, और ख़ास करके आज हम बात यहाँ सिनेमा की नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हम टेलीविज़न की बात करेंगे। और टेलीविज़न में भी जो समाचार टेलीविज़न है उसमें कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस पहलू पर चर्चा करते हुए सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं कि टेलीविज़न की क्या ताकत है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले टेलीविज़न भी ये जानना चाहिए कि एक रेखीय माध्यम है, एक लीनियर मीडियम है। एक तरह से उसमें भी आपको जिस भी कार्यक्रम को आप देख रहे हैं या समाचार बुलेटिन देख रहे हैं या आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, उसको आपको शुरू से देखना पड़ता है। आपके पास ये सुविधा नहीं होती है कि किसी टेलीविज़न चैनल में किसी चीज़ को पीछे ले जा सकें। हालांकि वो सुविधा अब धीरे धीरे हमारे पास डिजिटल में आ गई है। लेकिन जो हमारे पास पारंपरिक टेलीविज़न चैनल हैं, उस टेलीविज़न चैनल के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि वो एक रेखीय माध्यम है। उसमें जो दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जैसा हमने ये कहा कि आप अखबार पढ़ते हुए अगर आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, आप कई बार अखबार पढ़ते हुए आपका ध्यान भंग हो गया तो दोबारा उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न के साथ जो सबसे खास बात है रेडियो की तुलना में, अखबार की तुलना में, कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान मांगता है। वो तस्वीरें, जो विजुअल्स हैं, जो उसकी आवाज़ है, वो आपको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने साथ जोड़ लेती हैं। आपकी आंखें इधर उधर नहीं भटक सकती, क्योंकि उसमें विजुअल की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको बिल्कुल बांध कर रखती हैं। तो उसको टेलीविज़न देखते समय ये इसीलिए माना जाता है कि टेलीविज़न देखते हुए आप और कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो आपका पूरा ध्यान खींचते हैं। वहाँ पर जैसा हमने कहा कि टेलीविज़न दरअसल ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, लेकिन इसमें दृश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तस्वीरें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये तस्वीरों का माध्यम है, विजुअल का माध्यम। और विजुअल की ताकत के बारे में हमने चर्चा की कि विजुअल कितना प्रभावी होता है, क्योंकि दुनिया को हम जो देखते हैं, हमारी आँखें हैं, और जिन चीज़ों को हम देखते हैं उसके जरिए ही हमारे मन में हर चीज़ की एक तस्वीर बनती है। और इस रूप में टेलीविज़न दरअसल हमारे सामने कई तरह की तस्वीरें बनाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि टेलीविज़न एक तरह से तत्काल का या लाइव माध्यम है, यानी जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तुरंत दिखा सकता है। जो भी दुनिया भर में घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं आप देख सकते हैं, सीधे होते हुए देख सकते हैं। कोई रैली चल रही हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, उन सब घटनाओं को, और जैसे आप में से बहुत सारे लोग टीवी पर अक्सर क्रिकेट मैच देखते होंगे, फुटबॉल मैच देखते होंगे, यानी एक तरह से वो लाइव का माध्यम। ये माना जाता है कि टेलीविज़न सबसे प्रभावी माध्यम है क्योंकि उसकी व्यापक पहुंच है। देश में सबसे ज़्यादा घरों तक पहुंचने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो टेलीविज़न है। और इस रूप में उसके दर्शकों में बहुत विविधता है। उसके एक ही घर के अंदर आप देखिए तो टेलीविज़न देखने वाले माँ भी हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं, बच्चे भी हैं। तो एक तरह से सभी लोग टेलीविज़न देखते हैं। घर के अंदर
टेलीविज़न को एक तरह से पूरे परिवार का माध्यम माना जाता है। लोग आमतौर पर ड्राइंग रूम में साथ बैठकर टेलीविज़न देखते हैं। अखबार कई लोग मिलकर नहीं पढ़ सकते, रेडियो भी कुछ लोग मिलकर के सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न एक तरह से माना जाता है कि घर में सभी लोग बैठ करके देखते हैं, तो एक तरह से वो पारिवारिक माध्यम है। तो हमें इन टेलीविज़न की इन खूबियों को जानना चाहिए, और अगर हम इन टेलीविज़न की खूबियों को, उसकी शक्ति को समझेंगे, तभी हम उसके लिए बेहतर लिख सकेंगे। तो टेलीविज़न के लिए लिखने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने आपसे कहा कि टेलीविज़न वास्तव में एक तरह से तस्वीरों का माध्यम है, विजुअल का माध्यम है, दृश्य माध्यम है, और इसलिए जब हम टेलीविज़न के लिए लिखते हैं तो टेलीविज़न के लिए जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो तस्वीर के मुताबिक होनी चाहिए, तस्वीर के साथ चलनी चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि तस्वीर के साथ चलनी चाहिए, तो वहाँ शब्दों का उतना महत्व नहीं है। ये अक्सर बताया जाता है, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार जब विजुअल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो, ताकतवर हो, तब वहाँ पर हम शब्द नहीं लिखते, उसके पीछे वॉइस ओवर नहीं चलती, क्योंकि उस समय अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रभावी तस्वीरें होंगी, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग तस्वीरें होंगी, तो लोग सुनते नहीं हैं कि पीछे वॉइस ओवर क्या चल रहा है, उनको ये पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें टेलीविज़न के लिए लिखते हुए जो सबसे बुनियादी बात है कि हमारे अंदर विजुअल की अच्छी समझ होनी चाहिए, दृश्यों की अच्छी समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी स्क्रिप्ट में किन तस्वीरों के साथ क्या लिखना है। दूसरी बात यह है कि लोग टेलीविज़न पर दृश्य देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, अगर आप जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो आपको ऐसी बात लिखनी है टेलीविज़न के लिए जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से शब्द आपके लिए पूरक हैं, उन तस्वीरों के पूरक हैं जो तस्वीर में हम नहीं देख पा रहे हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए, उनके पीछे की जानकारी देने के लिए, क्योंकि तस्वीर में हम सब कुछ नहीं बता सकते। तो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो हम टेलीविज़न के लिए लिखते हुए ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, हमें एक बात और रखनी चाहिए कि जो टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के लिए जो हम शब्द लिखते हैं, उसमें एक तरह से स्क्रिप्ट के जो शब्द हैं वो दो तस्वीरों को जोड़ने वाले सीमेंट की तरह हैं। जैसे हम अगर घर बनाते हैं तो एक ईंट के बाद दूसरी ईंट रखी जाती है और उन दोनों ईंटों के बीच में सीमेंट होती है। ठीक उसी तरह से एक विजुअल और दूसरे विजुअल के बीच में सीमेंट की तरह हमारी स्क्रिप्ट या शब्द आने चाहिए। टेलीविज़न के लिए लिखते हुए जो एक और ख़ास बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा हमने कहा कि उसमें तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, तो उसकी जो भाषा है वो बोलचाल की होनी चाहिए, साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो तस्वीरों की मदद करे, तस्वीरों को समझने में हमारी मदद करे। साथ ही साथ टेलीविज़न में जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो रिपोर्ट है, उसके साथ तस्वीर के साथ साथ बाइट भी होती हैं, यानी जो उसके किरदार हैं, जो उसमें चरित्र हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसकी बाइट भी होती है। तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक तरह से बाइट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से टेलीविज़न में चलती हुई कहानियाँ हैं। तो हमें अपनी स्क्रिप्ट में इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारा वॉइस ओवर है उसमें हम जरूरी जानकारियां दें, साथ ही साथ उन बाइट्स को कैसे उसके साथ जोड़ना है। और टेलीविज़न में एक बात का और भी हमें ध्यान रखना है कि जहां पर कुछ तस्वीरें हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई रैली की तस्वीर दिखा रहे हैं, या आप जैसे मान लीजिए कि किसी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो वहाँ की जो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं, जो नेचुरल साउंड है, वो साउंड भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर के ऊपर आपका वॉइस ओवर या आपकी स्क्रिप्ट चलनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है या मेरा आपसे ये आग्रह है कि नेचुरल साउंड भी आपके विजुअल के साथ रहना चाहिए। कुछ जगह पर बाजार लोग फील कर सकें कि ये बाजार का दृश्य है, लोग ये समझ सकें कि ये रैली का दृश्य है। तो इन कुछ बुनियादी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम टेलीविज़न के लिए बेहतर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि जो नए माध्यम हैं या जो डिजिटल माध्यम हैं, इनके लिए हम लिखते हुए क्या तैयारी करें। जो नए माध्यम हैं, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये माध्यम हैं क्या और इनकी ताकत क्या है, इनकी सीमाएं क्या हैं, इनमें संभावनाएं क्या हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें जानने की है कि जो नए या डिजिटल माध्यम है, यानी जो आपके जो इंटरनेट से या जो www जो वर्ल्ड वाइड वेब है
उसके जरिए जो आप तक पहुंचने वाली जानकारियां, सूचनाएं हैं, इन सभी माध्यमों को जो डिजिटल माध्यम कहे जाते हैं, इन माध्यमों की सबसे बड़ी ताकत है कि ये इंटरैक्टिव माध्यम है, यानी ये दो तरफा माध्यम है। जनसंचार के जो बाकी माध्यम हैं, जिनको लिगेसी मीडिया भी कहा जाता है, जो उनको पारंपरिक माध्यम भी कहा जाता है, चाहे वो अखबार हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, उसमें आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, एक पाठक, दर्शक, श्रोता अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। लेकिन डिजिटल माध्यमों के साथ खास बात यह है कि वो इंटरैक्टिव माध्यम है, यानी उसमें दो तरफा संवाद हो सकता है। साथ ही साथ एक जो बड़ी ताकत है डिजिटल माध्यमों की कि उसमें सभी बाकी माध्यमों का कन्वर्जेंस हो रहा है। यानी कि जैसे आप अभी तक ऑडियो माध्यम के बारे में आपसे चर्चा की, मैंने आपसे ऑडियो विजुअल के बारे में बात की, आपसे प्रिंट माध्यमों के बारे में बात की, ये सभी माध्यम डिजिटल में आकर के कन्वर्ज हो जाते हैं, एकीकरण हो जाता है उनका, और इसके कारण डिजिटल में आपको ज़्यादा गहराई और विस्तार मिलता है। एक तरह से डिजिटल जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें तस्वीरें भी हैं, जिसमें वीडियो भी है, जिसमें ग्राफिक्स भी है, और जिसमें अगर आपको अधिक जानकारी देनी है तो आप दूसरे लिंक्स डाल सकते हैं, जिसके जरिए आप आपके पाठक उस लिंक को खोल करके और विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सीमा भी है डिजिटल की। डिजिटल की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें अपने जो ऑडियंस को कैसे बांधे रखें, क्योंकि वहाँ अटेंशन की सीमा बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास बहुत विकल्प हैं डिजिटल में, इसलिए लोग ज़्यादा समय तक कैसे टिक करके आपकी बात को पढ़ें या जानें। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती डिजिटल के लिए रहती है। तो डिजिटल के लिए हम कैसे लिखें, डिजिटल के लिए लिखते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि डिजिटल में जो स्टोरी लिखते हैं या फीचर लिखते हैं या विश्लेषण लिखते हैं, उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले से पूरी मुकम्मल तस्वीर होनी चाहिए, उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। जैसे अखबार में लिखते हुए आप केवल अपने समाचार के बारे में सोचते हैं, लेकिन डिजिटल के लिए लिखते हुए आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इसके साथ तस्वीर कौन सी जाएगी, इसके साथ क्या कोई वीडियो भी जा सकता है, क्या इसके साथ कोई हम ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं, क्या कोई इंटरैक्टिव ग्राफिक लगाना चाहते हैं। तो आपको एक तरह से डिजिटल की स्क्रिप्ट के बारे में विस्तार से सोचना पड़ता है, उसके हर पहलू के बारे में सोचना पड़ता है कि इसमें तस्वीर कहाँ लगेगी, इसमें कितना टेक्स्ट होगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा टेक्स्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि डिजिटल में लोग लंबा नहीं पढ़ते। लंबा पढ़ने के लिए उनके पास अखबार है, लेकिन डिजिटल में संक्षेप में हम कैसे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसको अपीलिंग और आकर्षक बनाने के लिए उसमें तस्वीरें कैसे लगा सकते हैं, उसमें वीडियो कैसे डाल सकते हैं, उसमें ऑडियो कैसे डालें, उसमें किन जिसे आंकड़े अगर आपको देखने हो तो उनको हम ग्राफिक्स में और चार्ट में कैसे डालें, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो यानी इसके लिए लिखते हुए हमें इनके इन पहलुओं पर भी सोचना पड़ता है। साथ ही साथ हमें डिजिटल में लिखते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि अगर उसमें कुछ और जानकारी जरूरी है और आपको लगता है कि आपके पाठक की दिलचस्पी हो सकती है, तो उसके लिए आप लिंक दे दीजिए, जिसको वो क्लिक करके उसके बारे में विस्तार से और जगहों पर पढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर इसमें कोई जानकारी आप किसी सोर्स से ले रहे हैं तो उस सोर्स का भी लिंक दे सकते हैं, ताकि अगर लोग उस जानकारी को कहीं से क्रॉस चेक करना चाहें तो उस लिंक पर जा सकें। डिजिटल में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वाक्य और पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। वाक्य तो छोटे होने चाहिए। डिजिटल में जो लिखने का चलन है, जो उसकी मांग है कि उसके पैराग्राफ अखबार की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। कई बार तो केवल एक वाक्य का ही पैराग्राफ होता है, क्योंकि उसमें हमारी आंखें, चाहे वो हम उसको लैपटॉप पर देख रहे हो, कंप्यूटर पर देख रहे हो या अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो डिजिटल को, लेकिन उसमें हम लंबा नहीं पढ़ सकते, आंखें दुखने लगती हैं। तो इसलिए हमें उसमें पैराग्राफ छोटे रखने पड़ते हैं ताकि लोगों को आसानी से पढ़ सकें। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें आपके पास शीर्षक आकर्षक होने चाहिए। उसमें जो आप लिख रहे हैं उन जानकारियों को आप छोटे छोटे पैराग्राफ में उपशीर्षकों के साथ, जिसको हम सब हेडिंग कहते हैं, उन सब हेडिंग के साथ उसको आप लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप डिजिटल के लिए लिख रहे हैं तो आपको और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जो आम लोग, हर तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार हो सकता है वो पढ़ने के लिए ही नहीं कर रहे हो, उसमें वो
एक तरह से वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हों, और हम इन सब माध्यमों के इस्तेमाल में इस बात का भी ध्यान रखें कि डिजिटल इन सब माध्यमों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए उन सभी माध्यमों की खूबियां भी इसमें हैं। एक तरह से ये लीनियर भी है पर लीनियर नहीं भी है, और यहाँ पर पाठक को आगे पीछे जाकर के पढ़ने की भी सुविधा है। इसमें हर माध्यम का एकीकरण हो रहा है, इसलिए हर माध्यम की ताकत भी है, पर उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसा हमने कहा कि इसमें पाठक के पास बहुत समय नहीं होता। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस कक्षा में चर्चा की कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन करते हुए खास करके दृश्य श्रव्य माध्यमों यानी टेलीविजन के लिए लेखन में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लेखन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से हमने आज ये भी चर्चा की कि जो डिजिटल माध्यम है यानी जो नए माध्यम हैं जिसमें सभी माध्यमों का एक तरह से एकीकरण हो गया है, कन्वर्जेंस हो गया है, उन डिजिटल माध्यमों के लिए लिखते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। डिजिटल माध्यम, जैसा हमने चर्चा की कि एक तरह से नए माध्यम हैं जिनमें आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और मौके हैं, पर उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पाठक को, दर्शक को और आपके श्रोता को, क्योंकि डिजिटल माध्यम में वो हर चीज़ का आनंद लेना चाहता है, तो इसलिए उन सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखें। और डिजिटल माध्यम में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पाठक के पास बहुत समय नहीं होता, उसके पास और भी बहुत सारे माध्यम उसको आकर्षित करते रहते हैं। तो इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना है कि डिजिटल माध्यमों के लिए हमारा लेखन गहराई लेकर के हो, लेकिन उसके लिए जो वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए, उसके पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि डिजिटल और दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए लेखन की इस चर्चा से आपको कुछ नए सबक मिले होंगे और आप इन माध्यमों के लिए बेहतर लेखन की तैयारी कर सकेंगे।